हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बजट 2025-26 को अनाउंस कर दिया गया है। बड़ा टैक्स रिलीफ मिला है मिडिल क्लास को। पूरी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, कहाँ हम अभी भी पीछे छूट रहे हैं बाकी कंट्रीज से, कहाँ हमें और बेहतर करना चाहिए, और मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया गया है इससे गवर्नमेंट का जो कोटे से पैसा निकला है, यानी कि जो उनको लॉस होगा वो कितना होगा और उसकी भरपाई कहाँ से होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो लेट्स डिस्कस दिस वीडियो। बिग बजट बूस्ट फॉर मिडिल क्लास, मतलब कि अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, और अगर 12,75,000 भी किसी की इनकम है तो भी टैक्स जो पे करना होगा टैक्स पेयर को वो ज़ीरो होगा। ठीक है। टैक्स स्लैब्स में भी चेंजेस आए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, टैक्स पहले क्या होता था, 0 to 3 लाख का नील टैक्स था, 3 to 7 था 5%, ऐसा करके कुछ था। आप देख सकते हैं पहले टैक्स स्लैब को गूगल पे कहीं भी जाके। अभी जो नया आया है वो 0 to 4 लाख के जिसकी इनकम है उसको नील कर दिया गया है, 4 to 8 लाख जिसकी है उसको 5% कर दिया गया है, 8 से 12 लाख के लिए 10%, 12 से 16 15, 16 से 20%, और 20 से 24 लाख जिसकी इनकम है उसको 25%, और 24 लाख से ज़्यादा जिसकी है उस स्लैब में 30%। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो फिर ये 4 to 8 लाख में 5% है, 8 to 12 लाख में 10% है, इसका क्या मतलब है? तो सुनिए, जो भी बंदा 12 लाख या फिर 12,75,000 रुपये कमा रहा है उसके लिए टैक्स रिबेट मिल जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, अप टू 8 लाख रिबेट कितना मिल रहा है? 20,000। टैक्स कितना बन रहा था? 20,000। ठीक है, सॉरी, टैक्स पुराने में बन रहा था 20,000। नहीं, सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। प्रेजेंटली बन रहा है 30,000, जो नया प्रपोज किया गया है वो बनेगा 20,000, और बेनिफिट कितना रहा? 30 और 20 माइनस करेंगे तो 10,000, और रिबेट मिल जा रहा है 20,000, तो 20,000 माइनस 20,000, ज़ीरो टैक्स होगा आफ्टर बेनिफिट। ठीक है, ऐसे ही 9 लाख का आप देख सकते हैं। अब आप अगर 12 लाख पे जाएं तो 12 लाख का जो टैक्स बन रहा है प्रपोज्ड जो स्लैब्स है उनके अकॉर्डिंग वो है 60,000, और जो इनको रिबेट मिल रहा है वो भी 60,000, तो 60,000 माइनस 60,000, ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स आपका बनता है, लेकिन क्योंकि आपको रिबेट मिल जा रहा है कुछ पर्टिकुलर, उसके चलते आपको ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अगर किसी की इनकम 16 लाख है फिर क्या होगा? तो फिर भाई ये जो स्लैब्स है ना, इन स्लैब्स का मतलब उस इंसान के लिए कुछ नहीं है जो 12 लाख या फिर 12,75,000 कमा रहा है, उसके लिए इन स्लैब्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बंदा 13 लाख से ऊपर कूद रहा है, जैसे अगर कोई बंदा 14 लाख भी कमा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर 12 से 14 लाख पे 15% सिर्फ देना पड़ेगा, नहीं, उसको अपने 4 से 8 लाख पे भी 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख पे भी 10% देना पड़ेगा, और 12 से 16 लाख पे भी 15% देना पड़ेगा। उसको ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक जो टैक्स रिबेट मिला है वो सबके लिए है, वो सबके लिए नहीं है। अगर कोई 13 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, 12,75,000 से अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है, तो उसको सारी स्लैब्स को फिर फॉलो करके अपना टैक्स बनाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। जैसे अगर आप 16 लाख वाले की मानो, पहले टैक्स बनता था 1,70,000 रुपये, लेकिन अभी जो प्रपोज किया गया है टैक्स स्लैब्स, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना पड़ रहा है 1,20,000 रुपये। तो वैसे बेनिफिट है, 50,000 अभी कम बन रहे हैं, बेनिफिट उनको भी है जो ज़्यादा कमा रहे हैं 13 लाख से, 12 लाख से, लेकिन उनको कोई टैक्स रिबेट नहीं है। इस बेनिफिट को माइनस करने के बाद जितना उनका टैक्स बन रहा है उनको वो पे करना पड़ेगा। जैसे कि 16 लाख वाली सैलरी वाले इंसान को 1,20,000 टैक्स पे करना पड़ेगा विद नो रिबेट बेनिफिट। ओके, ये एक डेटा है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को इसमें कंपेयर करा गया। आप इसको खुद से देख लेना, इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। बाकी आपने टैक्स के बजट आने से पहले मोदी जी का एक स्पीच आया था, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि मैं ये चाहता हूँ कि मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, मैं ऐसा प्रे करता हूँ। तो कृपा उन्होंने एक तरीके से बनाई भी रखी। काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलीफ मिला है, जिससे कि जो मिडिल क्लास है उनके हाथों में ज़्यादा पैसा रहेगा खर्च करने के लिए। वो कमोडिटीज़ पे ज़्यादा खर्च करेंगे, अब सर्विसेज पे ज़्यादा खर्च करेंगे।
कार उनको परचेज़ करनी होगी तो वो भी करने की अब सोचेंगे, बिकॉज़ टैक्स नहीं देना है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिलीफ़ मिला है। ये मैंने उठाया है चार्ट, उनकी जो बजट की जो मेन पीडीएफ थी गवर्नमेंट की साइट पे, वहीं से ही। इसमें भी आप देखोगे तीसरे नंबर पर है एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज़ राइजिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हालांकि अगर आपने थोड़ी भी न्यूज़ देखी हो तो आपने देखा होगा कि बिहार पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। बिहार भी एक फोकल पॉइंट रहा है इस बारी के बजट का। इवन कुछ लोग तो मीम्स भी बना रहे थे कि बी फॉर बजट नहीं, बी फॉर बिहार होना चाहिए था। बी इन बजट स्टैंड्स फॉर बिहार दिस टाइम। ठीक है, क्योंकि अगेन बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। दूसरा, जो बिहार की सरकार है वो उसका समर्थन भी है बीजेपी को, तो अपना समर्थन उधर दिखाने के लिए और इलेक्शन में भी, ताकि थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसकी वजह से बिहार को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो इस बजट में दी गई है। निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि वी विल सब्सटेंशियली रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन मिडिल क्लास एंड लीव मोर मनी इन देयर हैंड्स। मतलब हम बहुत ज़्यादा टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं ताकि मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो ज़्यादा हो सके, जिससे कि उनका जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो बूस्ट होगा, उनकी सेविंग्स अच्छी हो पाएंगी, उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो पाएंगी। ओके, अब देखिए, जो ये बजट आया है और जो ये टैक्स रिबेट मिला है, टैक्स बेनिफिट जिन मिडिल क्लास को मिला है, उसके चलते जो फिनेंस मिनिस्टर को, यानी कि जो गवर्नमेंट को घाटा होगा वो 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। इतना डेफिसिट जाएगा उनके रेवेन्यू में। क्वेश्चन ये उठता है कि इतना बड़ा अमाउंट सरकार रिकवर कहाँ से करेगी? अगर आप बजट को, अगर आप गवर्नमेंट के बजट को भी अपने घर के बजट की तरह देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम किसी से पैसा, जैसे अगर कोई भी घर में इंटरेस्ट पे पैसे देता है तो हमने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दिए लेकिन इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो वो जो इंटरेस्ट रेट कम किया उसमें जो डिफरेंस आया है वो कहाँ से लाओगे अगर आपका कुछ मेन काम उस इनकम से हो रहा था तो? ठीक है, वही बात यहाँ चल रही है कि जो 1 लाख करोड़ रुपये की रिबेट दी गई है, टैक्स रिलीफ दिया गया है, उसको रिकवर कहाँ से करा जाएगा? अब देखिए, इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि पैसा आता कहाँ से है गवर्नमेंट के पास और पैसा जाता कहाँ है। ठीक है, ये स्लाइड है पैसा आता कहाँ से है। सबसे बड़ा जो अमाउंट आता है वो आता है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से। मतलब जो पैसा उधार लेती है सरकार अपनी देश को चलाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा पार्ट उसी का है, 24%। उसके बाद आता है नंबर इनकम टैक्स का, 22%। अब ये 22% तो नहीं रहा, इसका अमाउंट 1 लाख करोड़ से कम हो चुका है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है, जीएसटी से 18% आता है, कॉरपोरेशन टैक्स से 17% आता है, कस्टम से 4%, नॉन टैक्स रिसीट से 9%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1%। ठीक है, अब जाता कहाँ है हम ये भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ा अमाउंट जाता है जो स्टेट्स का शेयर होता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, सबसे ज़्यादा पैसा 22% वहाँ जाता है, क्योंकि स्टेट को भी फिर अपने खर्चे देखने होते हैं। स्टेट को भी आप एक अलग से घर मान के चलो तो वो समझ में आएगा, उनको भी अपनी जो स्टेट में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी भी देना होता है, पेंशन भी देना होता है, बाकी भी खर्चे होते हैं, जो स्कीम्स होती है स्टेट की वो भी चलानी होती है, तो उन सब के लिए स्टेट को पैसा अलॉट किया जाता है अलग अलग, उसमें 22% जाता है। अब जो सेकंड नंबर पे बिगेस्ट अमाउंट कहाँ जा रहा है, जो बिगेस्ट चंक ऑफ पैसा है वो कहाँ जा रहा है, वो इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, क्योंकि हमारा बिगेस्ट जो पैसा आ रहा था, बिगेस्ट पार्ट ऑफ जो रेवेन्यू आ रहा था वो भी लोन से, उधारी से ही आ रहा था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो उसको चुकाने के लिए भी ज़्यादा पैसा जाता है। फिर उसके बाद पेंशन देनी होती है, दूसरे खर्चे होते हैं, फिर जो सेंटर की तरफ से स्कीम चलाई जाती है उसमें भी पैसा जाता है, फिर फिनेंस कमीशन को पैसा जाता है, फिर जो सेंट्रल की जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है उसमें पैसा जाता है, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है उसमें भी पैसा जाता है, डिफेंस में फिर 8% जाता है, तो यहाँ पे सब पैसा जाता है। ओके, अब देखिए अगेन वो 1 लाख करोड़ रुपए की जो टैक्स रिलीफ मिला है उसको लाएंगे कहाँ से, क्योंकि हमें क्या ध्यान में रख के चलना है कि हम खर्चा ज़्यादा ना लें, हम उधार ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर हमने उतना उधार ले लिया जो हम नहीं चुका पाए तो फिर ज़्यादा दिनों तक कंट्री की कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाती ऐसे सर्कमस्टांसेस में, फिर उसको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और ज़्यादा उधार लेना पड़ता है। इससे क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो बाहर की जो कंपनीज़ हैं
वो मना कर देती है कि हम इस कंट्री में नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि इसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, पता नहीं है कितने दिन सर्वाइव कर पाएगी, पता नहीं यहाँ पे हमारा रेवेन्यू जनरेट कितना होगा, प्रॉफिट जनरेट कितना होगा या कितना नहीं। इसलिए बाहर की कंपनीज भी फिर इन्वेस्ट करने में कतराती हैं। इसलिए हर कंट्री कोशिश करती है कि उनके फिस्कल डेफिसिट कम से कम रहे। फिस्कल डेफिसिट कब कम होगा? जब हमारा उधार कम होगा। उधार कम कब होगा? जब रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो कंट्री के लोगों से ही, कंट्रीज से ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। ठीक है, अब इसमें कॉरपोरेट क्या कर सकता है? क्योंकि मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ मिल गया और वो मिलना चाहिए भी था, वो डिज़र्व भी करते थे उस चीज़ को। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, उसमें अगर 12 लाख जो बंदा कमा रहा है वो नहीं इनफ होता, तो उनके लिए जो टैक्स रिलीफ मिला है वो मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा कदम था। लेकिन अभी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करें? तो उसके लिए देखो, कई बारी सरकार, जैसे रेलवेज़ का कुछ पार्ट बिका था उस टाइम पे, बेचा था सरकार ने, तो ऐसे ही करके भी कुछ सरकार पैसे कमा लेती है, बट ये हर बारी नहीं कर सकते। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू गेन्स, एक होता है कैपिटल गेन्स। मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा दूं। वैसे ही इसका मैंने कोई वो नहीं डाला है स्लाइड, ये मेरे को याद आ गया क्योंकि मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया कि जब रेलवे को बेचा गया था तो ऐसे रेवेन्यू जनरेट हुआ था। जो चीज़ें कभी कभी होती हैं दैट इज़ कैपिटल गेन्स। जो चीज़ें रेकरिंग बेसिस पे होती है दैट इज़ रेवेन्यू गेन्स, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट भी उसी चीज़ को बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपये कमाती हूँ, मेरा रेंट जाता है 15,000 रुपये, तो वो हर महीने जा रहा है, दैट इज़ माई रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि वो हर महीने मेरे को देना ही है। जो 50,000 रुपये मेरे को हर महीने मिल रहे हैं दैट इज़ माई रेवेन्यू गेन्स। ओके, लेकिन जो मेरा कैपिटल डेफिसिट या कैपिटल गेन्स होगा वो कैसे होगा? जैसे मेरे को कोई प्लॉट खरीदना है, वो मैं हर महीने नहीं खरीदूंगी ना, कभी एक बारी मैं सोचूंगी कि मेरे को अपना घर बनाना है और मेरे को ये प्लॉट खरीदना है, तो वो जो एक बारी का जो खर्चा होगा ना दैट इज़ कैपिटल डेफिसिट। या फिर अगर मैं कुछ अपना कोई मेरा प्लॉट है या फिर कोई मेरा फ्लैट है, मैं वो बेच रही हूँ, वो हर बारी नहीं बेच सकती ना, मैं मेरे पास एक दो ही होंगे वही बेचूंगी, तो वो जब मैं बेच के जो पैसा कमा रही हूँ दैट इज़ माई कैपिटल गेन्स। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, अब जो सरकार कैपिटल गेन्स करती है वो हमेशा नहीं कर सकती ना, वो तो जब ज़्यादा ही ज़रूरत हुई तो कुछ बेचा तब जाके उनको कुछ रेवेन्यू मिल गया। ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड इनकम बनाने के लिए, एक फिक्स्ड रेवेन्यू गेन बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कॉरपोरेट को एक्चुअली क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिस पे कि सिर्फ आप देख सकते हैं 17% ही टैक्स लगता है, देती है वो। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2024-25 का, उसने क्या रिवील किया कि जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स हैं इंडिया में वो ऑल टाइम 15 ईयर के हाई पे थे, जबकि जो वेजेस थी उनके एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज नहीं करी गई थी। आप सबको पता है, आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसके घर में से एक या दो बंदा कॉरपोरेट में काम नहीं करता होगा। हर किसी के घर में से कोई दोस्त, कोई भाई बहन, कोई कॉरपोरेट में होता ही है। आप सबको पता है कॉरपोरेट उतना सैलरी नहीं देता है अपने एम्प्लॉयज़ को जितना वो डिज़र्व करते हैं और जितना वो काम करते हैं। तो यही बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर रिबेट्स, मतलब आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर सैलरी बढ़ाओगे ना तो दैट इज़ अ गुड डिसीजन। उससे क्या होगा? मान लो किसी की अभी 12 लाख है, वो 0% टैक्स पे कर रहा है, उसकी आप 14 लाख कर दो, एम्प्लॉय भी खुश है और वो टैक्स भी देगा, जिससे रेवेन्यू जनरेट भी होगा गवर्नमेंट के लिए। तो कॉरपोरेट खुद से तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, लेकिन उतना पैसा रेवेन्यू में, मतलब उतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है थ्रू देम, डायरेक्ट जा रहा है 17%। उसको बढ़ा के हम जो कॉरपोरेट का बैलेंस है वो भी बिगाड़ना नहीं चाहते, बिकॉज हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा कंपनी सेटअप हो और भी ज़्यादा काम हो इंडिया में। तो कॉरपोरेट टैक्स को नहीं हिलाएंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, बट इनडायरेक्टली तो हो सकता है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएं और वहाँ से टैक्स आ जाए और गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो ये एक अच्छा सजेशन है जो शायद कॉरपोरेट को लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज से बात करनी चाहिए इस बारे में। दिस कैन बी अ गुड सोल्यूशन। अब हम डेफिसिट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी बोला कि अगर डेफिसिट ज़्यादा होता है तो कंपनीज इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। इसमें आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इस बार वो है 4.4%। लास्ट ईयर 2024-25 में 4.9 था, तो उससे और ज़्यादा घटाया है हमने। दैट इज़ अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ। और अगर मैं 2021-22 से कंपेयर करूं तो वो 6.7% था। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे घट ही रहा है,
फिस्कल डेफिसिट को हम जितना कम हो पाए उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कंपनीज़ में, हमारी कंट्री में बाकी बाहर की कंपनीज़ भी इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी होंगी, इंटरेस्टेड होंगी। ओके, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। अब ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कितना अलोकेट हुआ है फंड, वो है, आप ये खुद से देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या देखना चाहिए, मेन IT एंड टेलीकॉम 95 करोड़, नहीं 95,298 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को कितना गया है, 55,679 करोड़। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा इनोवेशन सेक्टर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है US से, चाइना, इनसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाता है कि अगर हमारा इनोवेशन डेफिसिट इतना होगा, यदि हमारे रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर को इतना कम पैसा दिया जाएगा, तो ये तो हमारी डिपेंडेंस जो चाइना पर है वो और ज़्यादा बढ़ा देगा ना। देखिए, अगर हम डेटा कंपेयर करें ना, तो जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 0.64% है, जबकि जो चाइना का है दैट इज़ 2.41%, US का उससे भी ज़्यादा 3.47%, इसराइल का 5.71%। तो इंडिया को इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए फंड को ज़्यादा अलोकेट करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट को। हालांकि मैं नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है, हमारे पास फंड उतना नहीं है, उसके हिसाब से ठीक है, बट अगर हमें इंडिया को एक सुपर पावर बनाना है, आगे लेके जाना है, चाइना से कम्पीट करना है, तो हमें फंड बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव, बट चाइना का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड है ना, वो $500 बिलियन का है, दैट इज़ वे टू बिग। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। हालांकि होप फॉर द बेस्ट, अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, बट या चाइना पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ सकती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका पता है क्या, इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी, मैं इस टॉपिक पे न्यूज़ मतलब वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं डीप सीक जो ऐप है चाइना का, उस पर बना दूंगी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो। बट अभी के लिए इतना समझते हैं, चाइना की जो डीप सीक ऐप है उसने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी है पेड। अगर चैट जीपीटी को आपको फुल फ्लेज्ड यूज़ करना है, उसके सारे फीचर्स को यूज़ करना है, तो आपको पे करना पड़ेगा, मंथली उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जबकि डीप सीक एकदम फ्री है और आई थिंक 1/10 ऑफ प्राइस ऑफ चैट जीपीटी में बन गया है। इतना सस्ता चाइना ने ये बना दिया है, एक इनोवेशन लेके आए हैं ये, और इसको अब दुनिया यूज़ करेगी, तो अगेन दुनिया यूज़ करेगी तो चाइना का जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी ऑन चाइना। बस यही एक छोटा सा एग्जांपल था इस चीज़ को लेके, और बाकी पता नहीं चाइना किस किस फील्ड में क्या क्या कर रहा है, काफ़ी आगे है, तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि चाइना एक तरीके से हमारे लिए थ्रेट बना ही रहता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा भी मैं वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, तो जो मतलब सब्सक्राइब करके रखें आप चैनल को, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी आई होप यू लव दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।